हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th विज्ञान यानी कक्षा 9वीं विज्ञान के हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आ चुके हैं। अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। एनसीईआरटी का अध्याय 1 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके आंसर भी मैं बताऊंगा और उसको समझाऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। देखिए, सभी आपको इसी प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही डलते जाएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है और जो वस्तु स्थान घेरती है। ठीक है, अब बात करें अवस्थाओं की, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, याद रखिएगा, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान। जैसे मैं एक पेन लिया हुआ है, तो देखिए इसमें देखिए आप जो पेन देख रहे हैं इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, जब इसको आप इसका बाहर करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। और देखिए इसको यहाँ पर रख दिया तो ये आप देख सकते हैं कि इतना स्थान ये घेर रही है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ आयतन है, स्थान घेर रही है। तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी तथा कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वह वस्तु पदार्थ होती है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। हालांकि प्लाज्मा अवस्था भी होती है, लेकिन उसे आपको अभी नहीं पढ़ना। कक्षा 9वीं में आप 3 ही अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विसरण किसे कहते हैं? तो देखिए, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कण जब मिल जाते हैं आपस में तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, वह प्रक्रम जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस पदार्थ, जैसे कि आपने कोई ठोस पदार्थ लिया, ठीक है, उसको आपको क्या करना है? आपको गैस में बनाना है, लेकिन वो द्रव में नहीं आएगा। जैसे कि आपने कोई बर्फ़ है, बर्फ़ आप जब जमी रहती है तो वो ठोस रहता है, तो वो ठोस पदार्थ ही उसे मान सकते हैं। तो उसको लिया आपने, ठीक है, अब पानी नहीं बनेगी, डायरेक्ट ही वो सीधा गैसीय अवस्था यानी बाष्पशील होकर उड़ने लगेगा। जो ठोस पदार्थ लिया था आपने, वो उड़ने लगेगा डायरेक्ट। तो क्या हुआ? वो ठोस से द्रव में नहीं गया, डायरेक्ट किस में पहुँच गया? गैसीय अवस्था में। तो इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। या फिर उल्टा हो सकता है, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में, वो द्रव में ना आए, तो इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? जो बाष्पीकरण होता है उससे क्या होता है बाष्पीकरण? देखिए, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। अब आप बोलेंगे क्वथनांक क्या होता है? तो देखिए, जब आप पानी को गैस पर गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के पश्चात आप देखते होंगे कि जो पानी है वो उबलना चालू कर देता है। वो किस समय के बाद? यानी कि जब पानी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, जब 100 डिग्री सेल्सियस को जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को क्रॉस कर जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। देखिए, आप जब गर्म करने चढ़ाते हैं पानी तो उसमें होता क्या है, धीमे धीमे तापमान उसका बढ़ता जाता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो क्या है? पानी उबलने लगता है। तो इस तापमान को ही क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, कोई भी द्रव जब उबलने लगे उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं। आगे क्वेश्चन भी है हमारा, क्वथनांक किसे कहते हैं, इसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर ही, जैसे क्वथनांक का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है पानी के लिए, लेकिन उससे थोड़े कम पर ही जब आपका जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, उबलने से पहले ही वो वाष्प बनने लगते हैं, पानी उड़ने लगता है, तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। ठीक है, कोई टेम्परेचर है जिस पर कोई ठोस आप पिघल कर द्रव में बना देंगे। जैसे आपने लोहा को इतना गर्म किया कि वो एक समय के पश्चात पिघलने लगेगा और द्रव बन जाएगा। ठीक है, तो उसे गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक मैंने बता ही दिया, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, कोई भी द्रव उबलने लगता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो देखिए, पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, पदार्थ है
उसके कई छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो उसके जो कण रहते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि जो जल होता है, जल भी तो एक पदार्थ है, तो आपने देखा होगा कि जो जल है उसके जो कण हैं, देखिए जल क्या है, द्रव है, तो द्रव के जो कण हैं कम आकर्षित करते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो ठोस रहते हैं। आपने देखा हो ठोस बहुत ही कठोर रहते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही आपस में आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा कठोर होती हैं। लेकिन जो द्रव है उससे थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन जो गैसें होती हैं जो उनमें और भी कम होता है ये आकर्षण, ठीक है, इसलिए वो गैस आप देख सकते हैं कि वो उनके जो कण हैं वो दूर दूर रहते हैं। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है, और पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? आप देखते होंगे कि जब आप कोई बर्फ़ का गोला लेते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो पानी, मतलब जो बर्फ़ का गोला है वो पानी में बदल जाता है, लेकिन आप देखते होंगे कि जो पानी है और बर्फ़ है वो मतलब सेम ही ठंडा रहेगा, मतलब उसकी जो तापमान है वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब अवस्था परिवर्तित हो रही होती है, ठोस से द्रव हो रहा होता है या गैस से आपका द्रव हो रहा होता है, तो आप देखेंगे कि उसमें अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान जो है वो स्थिर ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, देख लेते हैं। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जैसे आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो वो क्या करेगा, कुछ ही देर बाद आपका गर्म होने लगेगा, उसके बाद वाष्प बनने लगेगा, तो आप देखेंगे कि द्रव से वो गैस अवस्था में पहुंचने लगेगा, ठीक है, तो दूसरी भौतिक अवस्था हो गई। अब इसका ताप स्थिर रहता है, ठीक है, अब इसका ताप स्थिर रहता है, ध्यान रखिए जो पदार्थ है उसका ताप स्थिर रहेगा, क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है। आप देख रहे होंगे कि जो पानी आपने उबाला उससे जो आप वेपर्स बने हैं, जो भाप बना है, वो क्या है, जो द्रव है, द्रव आपका गैस में बदलने लगा। तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर, मतलब जो उसकी ऊष्मा है, वह ऊष्मा किस में यूज हो रही है, जो आपका अवस्था परिवर्तन हो रहा है उसमें यूज हो रही है, इसलिए आपका जो टेम्परेचर है वो समान ही रहता है, तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से ना बदल जाए, ठीक है। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको भी लिख सकते हैं, और ऐसा पूछा जाए कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर क्यों रहता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, निम्न तापमान को सेल्सियस में बदलें, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए केल्विन में यहाँ पर तापमान दिया गया है 300 के, यानी कि 300 केल्विन। आपको पता हुआ कि ताप जो है, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। तो इसका हल कैसे करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ हल करके। देखिए अब यहाँ पर आपको लिखना है केल्विन में, आपको किस में दिया गया, ये केल्विन में ही दिया गया है, तो केल्विन में आपका जो तापमान है उसको लिखेंगे। केल्विन में तापमान कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको 300 केल्विन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 300 दिया गया है। अब देखिए तब आपको क्या करना है, तब टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू बराबर टेम्परेचर यानी तापमान डिग्री सेल्सियस में प्लस 273, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, यानी कि जो आपका टेम्परेचर केल्विन में है वो डिग्री सेल्सियस से 273 अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे 300 केल्विन लिखा है, 300 केल्विन है, तो इसमें से यदि आप 273 घटा देंगे तो आपका डिग्री सेल्सियस में तापमान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन कितना है, मतलब तापमान केल्विन में कितना है 300, तो यहाँ पर 300 आप लिख देंगे, ठीक है, बराबर। अब डिग्री सेल्सियस में हमें निकालना है तो हम ज्यों का त्यों लिखे रहने देंगे इसको, प्लस 273। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये घट जाएगा, तो टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। 273 300 में से घटा देंगे, देखिए 300 में से 273 घट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 27, ठीक है, 27 बचेगा, तो आपका बचेगा 27, तो टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में ये आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। देखिए दूसरा आपका दिया गया है 573 केल्विन। ठीक है, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। केल्विन में तापमान, केल्विन में तापमान कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको 573 केल्विन। अब हमें पता है कि टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर केल्विन में है उसको लिख देंगे यहाँ पर 573 बराबर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो कहती हूँ लिखा रहने देंगे प्लस 273। आप घटा देंगे 273 को 573 में से। ठीक है, तो 573 माइनस 273 बराबर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना आ जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में आपका आ जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अन्य चैप्टर भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।